इंडिया में एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है। At 9 p.m. in the national capital, the air is not invisible. It is thick. It burns the throat. It stings the eyes. And it is officially classified as super hazardous to human life. और सरकार कह रही है कि मौसम का मजा ले रहे हो ना आप भी मौसम का मजा लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट काफी वायरल हुई थी जिसमें एक एक्स IAS ऑफिसर ने लिखा, अगर मैं इंडिया से बाहर नहीं जाता तो मुझे इस मेस मतलब इसी गंदगी में रहना और सांस लेना होता, जिसे नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटेरिएट मतलब जहां पर की इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिचुएटेड है। ये ट्वीट वायरल होते ही कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन लिटरली काफी सारे लोगों ने अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए ये कहा कि this is becoming the shame of India and a health emergency for Delhi. जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2023 का एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से होने वाली जो मौत है उसकी संख्या 17,188 है एक साल में। और आपने सुना होगा कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए थे अभी कुछ ही समय पहले। इसके लिए पार्लियामेंट में 8 घंटे से ज्यादा बहस छिड़ी, लेकिन अफसोस कि पोल्यूशन पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई ये समझने को भी तैयार नहीं है कि इस सॉन्ग की लाइंस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का मतलब है क्लीन वाटर, क्लीन एंड प्योर फूड और क्लीन एयर। बट सॉरी टू से ये 3 चीजें जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं वही हमें नहीं मिल रही है। मैं खुद दिल्ली NCR में रहती थी कुछ समय पहले तक एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पोल्यूशन ने तो जान ले ही रखी है सबकी। बट मैं एक गेटेड सोसाइटी में रहती थी जिसका रेंट अराउंड 25,000 मंथ था। बट जो वहाँ पे वाटर की क्वालिटी थी उस सोसाइटी में इतना खारा, इतना नमकीन कि यकीन मानो ब्रश करना तक मुश्किल हो जाता था। पोल्यूशन का लेवल तो इस हद तक पहुंच चुका है कि लोग देश तक छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। मेरे हाथ में जो बिल है ये फिलिप्स का ऑथोराइज सर्विस सेंटर का बिल है, जिसपे क्लियर लिखा हुआ है हैपा फिल्टर, जो कि मैंने 10,000 रुपए के लिए थे। 2 लिए थे, एक अपने रूम के, एक मम्मी के रूम का। खोल के दिखा रहा हूँ, ये इसकी कंडीशन है। ये देखो भाई, ये इसकी कंडीशन है। और मेरी मम्मी है, मम्मी को अस्थमा की दिक्कत है, तो अब हमने फैसला ले लिया है दिल्ली छोड़ने का। और खाने के मामले में तो मत ही पूछो, पनीर मिलावटी, अंडा मिलावटी, अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड्स, मतलब क्या ही बोले। WHO के अकॉर्डिंग किसी भी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से कम हो तो उसे हेल्दी कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन इंडिया में 150 से 200 AQI डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। Recently, Brian Johnson was in India. Then he went on a podcast, but he cut the conversation short. He walked out of the podcast, recording midway because of the air. He could not tolerate the room's air quality, he said. अगर आप AQI का वर्ल्ड मैप देखोगे तो इंडिया आपको अलग ही लाल गुलाबी रंग से ढका हुआ मिलेगा। एपिक इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा इतनी टॉक्सिक है कि वहाँ रहना आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 8 साल तक रिड्यूस कर सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली की हवा में एक दिन सांस लेना 25 से 30 सिगरेट्स पीने के बराबर है। सोचो, इसी पोल्यूशन में मेस्सी का दिल्ली टूर भी करवा दिया गया और लखनऊ में इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच भी कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू फॉग एंड पोल्यूशन, जहां AQI लेवल 426 तक पहुंच गया था, जो कि लिटरली हजार्डस कैटेगरी में माना जाता है। और दिल्ली की जो करंट CM साहिबा हैं, उनसे अगर आप AQI के बारे में पूछो तो बोलती हैं AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी मशीन से मेजर किया जा सकता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मतलब इनको तो AQI का फुल फॉर्म तक नहीं पता, उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। और अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य है उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। और सिर्फ दिल्ली के ही CM नहीं, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे नेता चुन के आते हैं जिनको संविधान की शपथ तक लेनी नहीं आती। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। द्वारा स्थापित भारत संविधान के पद पर सच्ची श्रद्धा से मैं निष्ठा पूर्वक से निभाऊंगी।
दोबारा बोलिए। हाँ बोलेंगे। और ऐसे नेता जिनके MMS तक लीक हो चुके हैं, लोग उनको भी भारी मतों से चुनकर MLA बना देते हैं। इनके रहते हम क्या ही तरक्की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे अहम मुद्दे हैं देश में, इतने सारे सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन उन पर बात नहीं करनी है। वंदे मातरम पर डिबेट करनी है, PMO का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख देना है, मनरेगा का नाम तक बदलना है। अभी रिसेंटली एक बिल आया जिसमें मनरेगा को रिप्लेस करके VBG राम यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया जाएगा, यानी गांधी जी के नाम को हटाकर। मतलब पता नहीं इनको क्या मिलता है सिर्फ नाम चेंज करके, और क्या ये सब करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े कारोबारी और सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन क्यों भेजते हैं? इवन हमारे देश के बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे भी बाहर ही पढ़ते हैं या फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स S जयशंकर के बेटे US में काम करते हैं। NSA अजीत डोवाल के बेटे ब्रिटिश सिटीजन है। आपको पता भी नहीं होगा, अधिकतर MLAs एंड MP के बच्चे विदेश ही जाते हैं पढ़ाई करने। विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं, बस मैच खेलने आते हैं और वापस चले जाते हैं। हनी सिंह भी दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, और इसी तरह एक लंबी लिस्ट है। सेलिब्रिटीज को छोड़िए, रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 में 2.16 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी। In 2023 alone, nearly 2.2 lakh people let go of their Indian passports. Does this sound huge to you? Hold your breath. 2024 में ये नंबर 2.06 लाख था। कंपेयर करो 2020 में सिर्फ 85,000 लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी थी। सोचो कहाँ 80,000 और कहाँ 2 लाख। मतलब जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो देश से निकलना चाह रहे हैं। ये वीडियो कभी ना कभी आपके फीड में जरूर आया होगा, जिसमें कि एक इंडियन है जो बड़े ही गर्व से इंडिया के सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है एंड न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स UK जैसा है और फैसिलिटीज सोमालिया वाली। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अब टैक्सेस की बात चल रही है तो सुनो, इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट्स अराउंड 30 से 40% तक जाता है, जिसका सबसे ज्यादा बर्डन मिडिल क्लास और हाई अर्निंग सैलरीड लोगों पर पड़ता है। ऊपर से करप्शन और लूप होल्स का फायदा उठा के बहुत से अमीर लोग अपना टैक्स बचाने का जुगाड़ निकाल लेते हैं अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाकर। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर 0% इनकम टैक्स है, लिटरली 0। तो बहुत सारे पावरफुल लोग क्या करते हैं, खुद को किसान डिक्लेयर करके करोड़ की इनकम को टैक्स फ्री दिखा देते हैं, और जो रियल फार्मर्स हैं उनको किडनी तक बेचनी पड़ रही है। देखो ये न्यूज, महाराष्ट्र के एक फार्मर को मजबूरी में कंबोडिया जाकर 8 लाख रुपए में अपनी किडनी बेचनी पड़ी, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था एक डेयरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसकी गाय भी मर गई और फसल भी फेल हो गई। उसके ऊपर 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से ब्याज चढ़ने लगा और धीरे धीरे कर्ज 74 लाख तक पहुंच गया, और मजबूरी में उसको ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। A farmer caught in a web of moneylenders ends up selling his kidney, but is still left with debt to repay. Roshan Sadashiv Kule, who lives in Minthur village in Maharashtra's Chandrapur district, approached police with a shocking complaint. अभी रिसेंटली एक और शॉकिंग अपडेट सामने आया था कि 2025 में लगभग 3500 इंडियन मिलियनियर्स इंडिया छोड़कर परमानेंटली अब्रॉड शिफ्ट होने वाले हैं। और यही नहीं, ये लोग अपने साथ 26 बिलियन US$ की वेल्थ भी ले जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया में स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने से पहले आदमी कई बार सोचता है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी अप्रूवल्स, पेपर वर्क, लाइसेंसेस और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं कि आदमी का आधा टाइम सिर्फ कंप्लायंस मैनेज करने में ही लग जाता है। हाँ, रिसेंट ईयर्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्सेशन की बात करें तो दुबई में इनकम टैक्स 0% है। सिंगापुर में भी इंडिया से काफी लो टैक्स रेट्स हैं, ऊपर से वहाँ मल्टीपल बिजनेस इंसेंटिव्स और एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। और यहाँ हाल देखो, डी गुकेश जैसे वर्ल्ड चेस चैंपियन जब 2024 में फाइड वर्ल्ड कप जीतकर वापस आए तो उनके प्राइस पर 42% का टैक्स लग गया। इसलिए आजकल बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स दुबई या सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं, या कम से कम अपना सेकेंडरी बेस तो वहाँ बना ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि परप्लेक्सिटी AI के जो CEO हैं अरविंद श्रीनिवास, जो कि इंडियन है, खुद US में रहते हैं और उनकी कंपनी भी US बेस्ड है। चलो इमेजिन करो कि आप एक फैंसी 5 स्टार रेस्टोरेंट जाते हो, महंगे से महंगा खाना ऑर्डर करते हो, लेकिन प्लेट में मिलता क्या है? जली हुई दाल, बेकार सब्जी और वो भी गंदे बर्तन में। कैसा लगेगा आपको?
एग्जैक्टली वही फील होता है एक मिडिल क्लास इंडियन टैक्स पेयर को। हम अपनी सैलरी का 30 से 40% तक इनकम टैक्स दे रहे होते हैं, विच इज लिटरली सेम एज डेवलप्ड कंट्रीज के टॉप टैक्स ब्रैकेट्स। 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सरकारी स्कूल, जहां अपने बच्चे को भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। स्कूल में शौचालय तो होना चाहिए ना बच्चों के? दिए तो है, इससे तरफ बनना चाहिए, नया शौचालय के लिए दिए। ये स्कूल कब से है? स्कूल तो 2005 से है। 2005 से है, 20 साल हो गए हैं सर। और प्राइवेट स्कूल्स की फीस आसमान छू रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स जहां अपॉइंटमेंट मिले तो अपने आप को लकी समझो, वरना 2-3 साल की वेटिंग लिस्ट। अच्छा, कितना दिन से यहाँ आप ऐसे रह रहे हैं? आप यहाँ हो गया 7-8 दिन, हमको भी हो गया 7-8 दिन से ऐसे ही रह रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये विश्राम सदन वगैरह में गए, पूरा भरा हुआ है, जितना आदमी है उससे ज्यादा तो उसमें भरा ही रहता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल कितना हैवी होता है वो तो आप जानते ही हो। और एक शॉकिंग रियलिटी सुनो, अभी रिसेंटली CAG की 2025 की ऑडिट रिपोर्ट आई, जिसमें 2015 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिवील हुआ कि एक ही बैंक अकाउंट नंबर 11111111 को मल्टीपल बेनिफिशियरीज के साथ लिंक कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स पहले ही बंद हो चुके थे उनके नाम पर भी फंड्स रिलीज होते रहे। इवन की अलग अलग स्टेट्स में सेम लोगों की फोटोज रीयूज करके अपलोड की गई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी लाखों कैंडिडेट्स को ना प्रॉमिस्ड पैसा मिला, ना प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इस लेवल का करप्शन चल रहा है सिस्टम के अंदर। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जब ये मिलेगा युवाओं को, तो लोग दूसरे देशों में जाना बेहतर समझेंगे ना, नौकरी और एक अच्छी लाइफ की तलाश में, चाहे वो उसकी मजबूरी ही क्यों ना हो। देखो, शुरुआत में पॉल्यूशन की बात तो की ही थी मैंने, पर उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन भी बड़े बड़े शहरों का एक परमानेंट हेडेक बन चुका है। दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर की हेवी ट्रैफिक, जगह जगह पॉट होल्स वाली सड़कें और बारिश के टाइम पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। ये सब अब हमारी डेली लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन गया है। इन चीजों के बारे में मैंने अपने एक पहले वीडियो में डिटेल में बात की हुई है, इस वीडियो के बाद आप जरूर देखना। लेकिन इन सब के अलावा एक और बड़ा रीजन है जो यूथ को बाहर खींच रहा है, एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज का मेजर गैप। कभी सोचा है कि अगर सुंदर पिचई, सत्या नडेला, नील मोहन जैसे लोग इंडिया में रहते तो क्या होता? अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और यूट्यूब जैसे एप्स शायद हम ही डेवलप कर लेते, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि इंडिया में रहकर इन लोगों को वो सपोर्ट और एनवायरनमेंट मिलता ही नहीं है जो इन्हें यूएस जाकर मिलता है। इसीलिए हमारे यंग इग्नाइटेड माइंड्स का टैलेंट यहाँ पूरा यूटिलाइज ही नहीं हो पाता और उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है। अरे हमारे यहाँ तो एक ओलंपिक मेडलिस्ट तक की इज्जत नहीं है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखो, ये है MP की सीता साहू, जिन्होंने 2011 स्पेशल ओलंपिक्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। वो आज के डेट में गोलगप्पे बेच रही हैं। इतना बुरा लगता है कि इतनी मतलब खेलने वाली लड़की अगर बड़े घर की बेटी होती तो इसका तो गोद में ले लेते, लेकिन ये गरीब घर की बेटी है तो कोई पहचानने वाला नहीं है। और ये झारखंड की पैरा थ्रो बॉल प्लेयर पुष्पा मिंजे, जिन्होंने नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कई सिल्वर एंड गोल्ड मेडल इंडिया के नाम किए हैं, लेकिन ये भी आज झारखंड की सड़कों पर सब्जी बेचती हैं। सुनील छेत्री के साथ क्या हुआ आपने देखा ही होगा। लेकिन जब मेसी इंडिया आए थे तो क्या सुनील छेत्री की कोई पर्सनल रिकॉग्निशन नहीं थी, जो मेसी का टी-शर्ट पहनाकर फैन बॉय की तरह खड़ा कर दिया गया उनके सामने। ये कदर की जाती है टैलेंट की हमारे देश में। तभी जिनको निकलना होता है, चाहे पढ़ाई करने के बहाने या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो निकल जाते हैं। और 2025 के फ्रेश डेटा के मुताबिक अगर स्कूल लेवल तक भी काउंट करें तो 18.8 लाख प्लस इंडियन स्टूडेंट्स अभी 153 कंट्रीज में स्टडी कर रहे हैं, 153 कंट्रीज। और जब वहाँ उन्हें एक अच्छा जॉब ऑफर, हाई सैलरी और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है तो फिर वापस कौन आना चाहेगा। और जो बचे हुए स्टूडेंट्स यहाँ बैठे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो सालों साल निकल जाते हैं। कई बार तो पेपर्स लीक हो जाते हैं और अगर आप आवाज उठाओ
तो सिस्टम की मार झेलनी पड़ती है। स्कैम तो इस लेवल का होता है कि मत पूछो। अभी कुछ समय पहले दिसंबर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम से लिंक्ड एक हाई टेक चीटिंग स्कैम जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोज हुआ था। ये स्कैम एक प्राइवेट स्कूल के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से ऑपरेट हो रहा था। हुआ क्या था कि जो एक्यूज लोग हैं उन्होंने एग्जाम सेंटर के बाहर एक सेपरेट कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ था, जहां से अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू एग्जाम सर्वर को एक्सेस किया जा रहा था। इस सेटअप के जरिए बाहर बैठकर कैंडिडेट्स को रियल टाइम आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है आम आदमी की आवाज का दब जाना। कोई भी इंसान सिस्टम की प्रॉब्लम्स पे आवाज उठाता है तो तुरंत सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और उसको एंटी नेशनल का टैग मिलने लगता है। मीडिया का तो और भी इंटरेस्टिंग सीन है। ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया या तो सिर्फ सरकार की महिमा गाने में लगे होते हैं या पब्लिक को इररिलेवेंट डिस्ट्रैक्शंस में उलझाने में बिजी होते हैं। डिबेट के नाम पर टीवी पे बस चिल्लम चिल्ली होती है और जो असली मुद्दे होने चाहिए जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, पोल्यूशन, करप्शन, इन पर ना कोई डेली प्राइम टाइम शो होता है, ना कोई प्रेशर बिल्ड होता है। और जो कुछ नामी पत्रकार हैं जो कुछ समय पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो पोल्यूशन के लिए उन्हें खूब सुनाया करती थी। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन अब पोल्यूशन के लिए अरावली को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और इनका कुछ हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है, वरना क्या फायदा बस ये बोलते रहने का कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट बस बनने वाली है, जब तक हम अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटीज और नेसेसिटीज ही ना दे पाए। देखो, पब्लिक सर्विसेज को सीरियसली अपलिफ्ट करना होगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, एयर क्वालिटी, ये सब लोगों के बेसिक राइट्स हैं, लग्जरी नहीं। और जब मैं इन बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ तो सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि हमें भी एज सिटीजन्स अपनी सिविक सेंस डेवलप करनी होगी। मैं रोज देख रही हूँ कि लोग अभी भी कचरा, पत्ते, घास फूस जला देते हैं, मतलब खुद ही अपने आसपास कितना पोल्यूशन और गंदगी फैला रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टैक्सेशन और गवर्नेंस को फेयर और प्रेडिक्टेबल बनाना। जो बंदा व्हाइट इनकम कमा रहा है उसे लगना चाहिए कि उसकी मेहनत के कमाए पैसे सिर्फ टैक्स में नहीं जा रहे हैं। उसे फील होना चाहिए कि अगर वो टैक्स दे रहा है तो उसे सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेल होनी चाहिए जिसका वो हकदार है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूथ को एक क्लियर ग्रोथ रोड मैप चाहिए जिस सिस्टम में मेरिट की वैल्यू हो, करियर और बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज हो और अननेसेसरी हर्डल्स ना हो। उन्हें फील होना चाहिए कि मैं इंडिया में रहकर भी ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर सकता हूँ। वरना देखो ना, क्यों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अल्टरनेटिव इंडिया में नहीं है, जस्ट लाइक चाइना और रशिया? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर इतनी बड़ी टेक कंपनीज चलाते हैं और इंडिया में उन्हें कोई फैसिलिटीज ही नहीं मिलती है। देखो, देश छोड़ना सबके बस की बात नहीं है और इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट और पब्लिक को मिलकर इन सब चीजों पे काम करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ये वाला वीडियो भी जाकर देखना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।